नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है बड़े भाई साहब, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है बड़े भाई साहब। तो आइए कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहते हैं, हिंदी साहित्य के उपन्यास और कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और इनके पिता का नाम अजायब राय था। जब ये 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पूरा जीवन गरीबी में बीता। इन्होंने जीवन भर आर्थिक संकटों का सामना किया। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इन्होंने 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी है। और इनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि है। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें से एक है बड़े भाई साहब। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। और जैसे शीर्षक से ही पता चलता है कि कहानी का नाम है बड़े भाई साहब, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दो भाइयों की कहानी का वर्णन किया है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। और घर में अगर दो बेटे होते हैं तो बड़े बेटे से सबको उम्मीद होती है कि वो सही रास्ते पर चले, सही काम करे, छोटे भाई के लिए एग्जाम्पल सेट करे, जिससे कि छोटा भाई कभी गलत रास्ते पर न जाए। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अरे बड़ा बेटा भी तो अभी बच्चा ही है ना, उसकी भी तो अपनी जिंदगी है ना, उसको उसको भी तो अपना जीवन जीने का हक है, वो भी तो अपना जीवन जीना चाहता है। लेकिन बड़ा भाई भी हमेशा अपने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी छोटे भाई को लगता है नहीं यार, काश हम बड़े होते तो ये जो हमें हर काम करने से रोकते हैं ना, हर काम में बाधा डालते हैं ना, तो शायद वो आजादी रहती। और कभी कभी बड़े भाई के मन में आता है काश हम छोटे होते तो हम भी अपनी जिंदगी बड़े आसानी से जीते, हम भी एंजॉय करते, हम पर उतना प्रेशर ना होता। ऐसे ही दो भाइयों की कहानी है। तो शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन 3 दर्जे आगे थे। तो कहानी की शुरुआत से पहले बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ, ये कहानी है और कहानी को याद नहीं किया जाता, कहानी को समझा जाता है। जब हम कहानी को समझेंगे, कहानी को दिमाग में बैठा लेंगे, तो कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे। क्योंकि जब हम 3 घंटे की मूवी देख कर आते हैं ना, तो उसकी पूरी कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और ये 1 घंटे का लेक्चर हम भूल जाते हैं। तो इसे याद करने की कोशिश मत करना, इसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। एक बार कहानी दिमाग में बैठ गई तो आप सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे लोगे। और इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं, जो भी मुहावरे आए हैं, जो भी कहावतें हैं, सबका अर्थ दिया है। तो अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करता हूँ। लेखक कहते हैं मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे, 3 ही कक्षा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में ही लेखक बता देते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा की बात करें तो सिर्फ 3 क्लास आगे। मतलब जिस उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, लेखक कहते उस उम्र में हमने भी पढ़ना शुरू किया था। तो इस हिसाब से तूने आज 5 क्लास आगे रहना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3 ही क्लास आगे है। क्यों? उसका कारण आगे बताते हैं। लेखक कहते हैं क्योंकि वो जो शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद है ना, जड़ है ना, नींव है ना, उसे वो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान शानदार महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। मतलब एक ही क्लास में वो 1 से 2 साल पढ़ते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते। क्योंकि उनका मानना था कि जब बुनियाद ही, जब बेस ही, जब जड़ी मजबूत ना हो, आधार ही मजबूत ना हो, तो मकान कैसे पायदार बनेगा, मकान कैसे टिकाऊ बनेगा। लेखक कहते हैं मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। सीधी सी बात है, मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे। तो उन्हें मेरी तंबी, उन्हें मेरी शिक्षा और मेरी देखभाल का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। और मेरी भी विनम्रता इसी में थी कि उनके हुक्म को, उनके आज्ञा को कानून समझूं।
वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, बहुत पढ़ाकू थे। जब देखो पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के किनारे पर चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही शायरी को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें न तो कोई अर्थ होता था न तो कोई सामंजस्य। लेखक कहते कभी कभी तो ऐसा भी लिख डालते थे जिसका न तो कोई अर्थ है न तो उनका मेल है। मतलब समझ में नहीं आता था कि उन्होंने लिखा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, मैंने यह लेख देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्री तो या राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया कि इस पहेली, इस उलझी हुई बात का कोई अर्थ निकालो, लेकिन असफल रहा। और उनसे पूछने का साहस भी नहीं हुआ, उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि वे 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं कक्षा में था। तो उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी, मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरे भाई साहब, मेरे बड़े भाई एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ते थे, लेकिन मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी अगर किताब लेकर बैठूं ना तो पहाड़ सा लगता था। हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। मतलब बच्चों, बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। आज तो बच्चों का बचपना मोबाइल में ही बीत रहा है। आज सब मोबाइल में ही बिजी हो गए। तो ये लेखक उन दिनों की बात बता रहे हैं जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। तो कहते कभी फाटक पर बैठकर ऐसा उसे आगे पीछे करता है, ऐसा लगता है जैसे मोटर कार पे बैठा हूँ, गाड़ी पे बैठा हूँ, आनंद आनंद आ रहा है। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह कठोर रूप देखकर, वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में, इसी आवाज में हमेशा पूछा जाता था। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मैं शांत रहता था, मैं चुप रहता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकल पाती थी, न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकल पाती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज नहीं था। स्नेह, प्रेम और क्रोध से मिले हुए शब्दों से मेरा खातिरदारी करे। फिर वो मुझे डांटना शुरू कर देते थे, फिर वो मुझे सुनाना शुरू कर देते थे, फिर वो मुझे चिल्लाना शुरू कर देते थे, लेकिन प्यार से भी और गुस्से से भी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे, एक अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है, जो चाहे पढ़ लेगा। अरा गरा नथु करा कोई भी साधारण व्यक्ति अगर अंग्रेजी पढ़ ले तो बात ही क्या थी। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती भी क्या है, हाँ कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूं, तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते। मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना परिश्रम करता हूँ, दिन रात पढ़ता रहता हूँ। ये तुम अपनी आंखों से देखते हो ना। और अगर नहीं देखते ना, तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है क्या? रोज ही क्रिकेट होते हैं, रोज ही हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूं खेल कूद में समय बिताकर पास हो जाओगे? अरे मुझे 2 ही 3 साल लगते हैं एक क्लास को पास करने में। तुम उम्र भर इसी दर्जे में, इसी क्लास में, इसी कक्षा में पढ़ते सड़े रहोगे, सड़ते रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है, अच्छा है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करते हो? क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह अपमान सुनकर आंसू बहाने लगता। लेखक कहते हैं ऐसी डांट सुनकर मैं रोने लगता था। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, गलती तो मैंने की, तो लताड़ कौन सहेगा, डांट कौन सहेगा? भाई साहब उपदेश की कला में बड़े ही टैलेंटेड थे, बड़े ही कुशल थे। ऐसी ऐसी चुभती बातें कहते,
ऐसे ऐसे तीखी बातें कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न कर पाता जितना बड़े भाई साहब करते थे। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, जो काम मेरे वश के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मेरे वश का नहीं है पढ़ाई करना। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता था, मैं इतना नहीं पढ़ सकता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। 2 घंटे बीतने के बाद मैं जो दुखी रहता वो समाप्त हो जाता, और मैं अपनी इरादा, मैं अपना 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 सोच बदल देता कि आगे सोचता, आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। और चटपट तुरंत एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना पहले से डिजाइन तैयार किए, बिना पहले से प्लानिंग किए कोई काम कैसे शुरू करो। टाइम टेबल में खेल कूद की नशा, खेल कूद का मद बिल्कुल उड़ जाता था। जो भी टाइम टेबल बनाता था उसमें खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं होती थी, कोई जगह नहीं होती थी। अब लेखक कहते हैं, जो मैं टाइम टेबल बनाता उसमें प्रातः 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ना, 8 से 9 बजे तक मैथ्स पढ़ना, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री पढ़ना, फिर भोजन करना, फिर स्कूल जाना, 3:30 बजे स्कूल से वापिस आना, आधे घंटे तक रेस्ट करना, आराम करना, 4 से 5 बजे तक भूगोल पढ़ना, जियोग्राफी पढ़ना, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलता, 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक हिंदी, और 10 से 11 तक अलग अलग विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना, उसे लागू करना, उसे फॉलो करना दूसरी बात है। बेटा ये अलग, ये सच है, ये सच है। हमारे बच्चे ना जब 10th में पहुंचते हैं ना, तो पहले दिन से उनकी प्लानिंग क्या रहती है कि वो पहले दिन अपने से प्रॉमिस करते हैं, खुद से वादा करते हैं, आज से तो मन लगा के पढ़ूंगा। ये पहले दिन, अभी 9th में जो किया सो किया, लेकिन आज से मन लगा कर पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो वो सोचते हैं, आज तो पढ़ा ही नहीं, अब कल से मन लगा के, पक्का कल से मन लगा के पढ़ूंगा। कल भी बीत जाता है लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं होती। ऐसे करते करते वो कल नहीं आता, लेकिन बोर्ड एग्जाम जरूर आ जाता है। तो वही लेखक कहते हैं कि टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, लेकिन उसे फॉलो करना ये दूसरी बात है। पहले दिन से ही उसका अपमान शुरू हो गया, उसका तिरस्कार शुरू हो गया। मैदान की वह सुखद हरियाली, सुख देने वाली हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दावगार, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से न चाहते हुए भी अपने पास खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वहां पहुंचते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आग पुस्तकें किसी की याद नहीं थी, और भाई साहब को सीख और अपमान का अवसर मिल जाता। फिर भाई साहब को मुझे सीख देने का, फिर भाई साहब को मुझे डांटने का, फटकारने का, अपमान करने का, अपमानित करने का मौका मिल जाता था। फिर क्या था, मैं उनके साय से भी भागता, मैं उनकी परछाई से भी दूर भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था, कोशिश करता था। कमरे में इस तरह दबे पावा था कि उन्हें खबर तक न होती। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति, मुसीबत के बीच भी आदमी प्रेम और लालच के बंधन में जकड़ा रहता है ना, मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है ना, उसी तरह मैं भी डांट सुनकर, गुड़किया सुनकर, फटकार सुनकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं करता था, खेल कूद का अपमान नहीं करता था। लेखक कहते हैं, धीरे धीरे समय बीता, सालाना एग्जाम हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। मैं पूरे क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जो 3 साल का गैप था वो 2 साल का बचा। भाई साहब को मेरे मन में आया, मेरे जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूं, भाई साहब की खिंचाई करूं। यही छोटे भाई की गलत फहमी होती है। उनको लगता है कि बड़े भाई मुझे जो डांटते हैं वो अच्छा नहीं करते, लेकिन हमेशा याद रखो, जब भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांटता है तो वो यही चाहता है कि छोटा भाई हमेशा सही रास्ते पर जाए। लेखक कहते हैं, मुझे मन में आया कि उनको उनको बोलूं
कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता था, फिर भी पूरे क्लास में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, मुझे उनसे सहानुभूति हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी मेरे लिए शर्मनाक लगा कि नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मुझे अपने ऊपर गर्व हो गया, अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा। अब भाई साहब का वो रौब, वो दबदबा मुझ पर नहीं रहा, क्योंकि मैं पास हो गया था, वो फेल हो गए थे। इसलिए अब उनका वो शासन मेरे ऊपर नहीं रहा। और सीधी सी बात है, जब हम आजादी महसूस करते हैं तो आजादी से खेल कूद में शामिल होने लगे। दिल तो मजबूत था ही कि चलो डांटेंगे ही, और क्या करेंगे। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, फिर मुझे डांटा, फिर मुझे सुनाया, तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? अरे कौन सी सफलता हासिल कर ली? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, पूरे क्लास में फर्स्ट आ गया। जवान से एकड़ी जताने का, घमंड दिखाने का साहस मुझसे नहीं हुआ। फिर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था, मेरे हाव भाव से, मेरे चाल चलन से साफ पता चलता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि, उनकी तेज बुद्धि बड़ी तेज थी, तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का समय, सुबह का समय, प्रातः काल का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके समय गुल्ली डंडे में बिताकर ठीक भोजन के समय घर लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, आक्रमण के लिए तैयार हो गए और मुझ पर टूट पड़े। कहते, देखता हूं इस साल पास हो गए बेटा, और दर्जे में फर्स्ट भी आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, तुम्हें घमंड आ गया, तुम्हें एटीट्यूड आ गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। अरे तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, क्या सीख लिया? या यूं ही पढ़ गए? अरे महज इम्तिहान पास कर लेना, एग्जाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है बुद्धि का विकास, बुद्धि का प्रोग्रेस। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका अर्थ समझो। रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था, पूरी दुनिया का मालिक था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते। आजकल अंग्रेजों का शासन है, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है, लेकिन अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, नो डाउट, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। रावण को चक्रवर्ती कहते, जिसका पूरी दुनिया पे राज था। संसार में आज भी अनेक राष्ट्र, अनेक देश ऐसे हैं, अनेक राज्य ऐसे हैं जो अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार नहीं करते, जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं बोल सकते। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी राजा उसके अधीन थे, उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी, अग्निदेव भी और इंद्रदेव भी उसके नौकर थे। लेकिन रावण का अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा डाला। कोई इसे एक कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा उसके परिवार में। आदमी और जो कुकर्म, बुरे कर्म चाहे करे, जो कर्म चाहे करे, याद रखो, लेकिन अभिमान न करे, क्योंकि कर्म करोगे मिलेगा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए कर्म करो, लेकिन घमंड मत करो, अभिमान न करो, इतराओ मत। अभिमान किया तो समझो दिन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा होगा, उसे भी अभिमान हुआ था, उसे भी घमंड हुआ था कि ईश्वर का, भगवान का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त है ही नहीं। और अंत में हुआ क्या? उसे स्वर्ग से धकेल कर नर्क में भेज दिया गया। घमंड हुआ, गलत काम किया। शाह रोम, जो रोम का शासक था, उसने भी एक बार अहंकार किया था, उसे भी घमंड हुआ था। क्या हुआ उसका परिणाम? भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक कक्षा पास किया है मेरे दोस्त, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, अभी से तुम्हें घमंड हो गया। याद रखो, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। अगर इतना घमंड हुआ, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई, बिना प्रयास के बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई है बेटा। और हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकता है, बार बार नहीं लग सकता। कभी कभी गुल्ली डंडा खेलने वाला भी अंधा चोट निशाना मार देता है, नया खिलाड़ी भी बहुत दूर तक निशाना लगा लेता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी ना बन जाता है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, जिसका कोई वार खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर
मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना, मेरे क्लास में आओगे ना, तो दांतों पसीना आ जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा। अलजबरा और ज्योमेट्री में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना कितना मुश्किल है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आठ आठ हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड, कौन सी घटना किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान काम है क्या? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा ना, तो सारा नंबर सफा चट गायब। जीरो भी नहीं मिलेगा, याद रखना। अरे किस ख्याल में रहते हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए, कोड़ियों बीसियों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, चक्कर खाने लगता है, भ्रम में पड़ जाते। करे तो क्या करे। कहते हैं इन अभागों को नाम भी नहीं सूझता। अरे हर नाम के आगे दोयम सोयम चारों पंचम लगा देते, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लगा देते। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते। और ज्योमेट्री की बात करें तो हो तो खुदा ही पना है, भगवान ही जाने, खुदा ही जाने। अब अजय की जगह जब लिखा तो सारा नंबर गायब, ए बी सी की जगह ए सी बी लिखा तो सारा नंबर गायब। कोई इन निर्दयी परीक्षकों से पूछता भी नहीं। कोई निर्दयी परीक्षकों से, एग्जामिनर से नहीं पूछता कि आखिर अब अज और अजब में फर्क क्या है, एबीसी और एसीबी में फर्क क्या है। अरे व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? छात्रों को परेशान क्यों करते हो? अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, क्या फर्क पड़ता है? दाल चावल रोटी खाई या रोटी चावल दाल खाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह है, क्या फिक्र है, क्या चिंता है विद्यार्थियों की? वो तो यही देखते हैं जो बुक में लिखा है। चाहते हैं कि बच्चे अक्षर का अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और बेटा ये सच है, आज के डेट में शिक्षा, कहते हैं ना, बच्चों के मार्क्स से अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी शिक्षा कैसी है। लेखक के बड़े भाई कहते हैं आखिर इन बेसिर पैर की बातों में को पढ़ने से क्या फायदा है? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अरे पूछिए इसका उद्देश्य क्या है? अरे दुगना नहीं चौगुना हो जाए, मेरे बाप का क्या, ये आधा ही रहे। अरे मेरी बला से, मेरी मुसीबत से परीक्षा तो पास होना ही है, लेकिन परीक्षा तो पास करनी है। तो यह सब खुराफात, यह सब बेकार की बातें याद करनी पड़ेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, लेखक के बड़े भाई कहते हैं कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। अरे जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने को ले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में नियंत्रण बना रहता है, इससे आदमी सही रास्ते पर जाता है, उसे दूसरों का प्यार मिलने लगता है, उसके कारोबार में प्रोग्रेस होती है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कौन लिखता है यार, कौन लिखता है? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे बेवकूफी कहता हूँ, मैं तो इसे बेवकूफी समझता हूँ। यह तो समय की बचत नहीं, किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं। आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे तो पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के होने चाहिए। अरे यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अत्याचार नहीं तो और क्या है? इतने कम उम्र में छात्रों पर इतना बड़ा बोझ लाद दिया जाता है। अरे अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, ये देखो। अनर्थ ये कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी वो भी संक्षेप में, अरे वो भी 4 पेज का, जो 4 पन्नों से कम ना हो। अरे संक्षेप में कहा तो 4 पन्ने नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। ये तो वही बात हो गई, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी चलिए। अरे उल्टी बात है कि नहीं? मतलब भोजन भी करिए, भोजन भी करते रहिए, और पेट भी नहीं भरना चाहिए। अरे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे है? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को, इन टीचर्स को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम शिक्षक हैं। अरे मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा।
फिर मुश्किलों का पता चलेगा। इस दर्जे में अव्वल हो गए तो जमीन पर पाँव नहीं खिसकते। अरे खुशी से झूम रहे हो इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, ज्ञान है, नॉलेज है। जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांध लीजिए, गिरह बांध लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। और तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मुझे इतना सुनाया, इतना समझाया, वो सिर्फ इसलिए जो मैं सुबह का समय गुल्ली डंडे में बिता कर आया। मेरे स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती, भाई साहब मुझे कब तक सुनाते रहते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, भोजन आज मुझे बेस्वाद सा लगा, भोजन में मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि जब पास होने पर इतना अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राणी ले लिए जाए, शायद जान ही निकाल ली जाए। लेखक कहते हैं भाई साहब ने मेरे सामने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, जो डरावना रूप पेश किया था, जो डरावना रूप प्रस्तुत किया था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था, उसने मुझे डरा दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब की बात है, यही हैरानी की बात है, यही आश्चर्य की बात है कि स्कूल से घर नहीं भागा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी, इतने डांट सुनने के बाद, इतने अपमान झेलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। पुस्तकों के प्रति मेरा जो इंटरेस्ट था वैसा ही था। उसको पुस्तकों को पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं होती। हाँ, लेकिन खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। ऐसा नहीं है, लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है मैं सिर्फ खेलता रहता था, मस्ती करता रहता था, पढ़ता नहीं था, पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में, कक्षा में जलील न होना पड़े, अपमानित न होना पड़े। लेखक कहते हैं अपने ऊपर जो मुझे विश्वास हुआ था, अपने ऊपर जो मुझे विश्वास पैदा हुआ था, वो फिर से लुप्त हो गया, वो फिर से गायब हो गया और मैं फिर से चोरों का सा जीवन जीने लगा। मतलब पास होने के बाद मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस आया था, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ था, भाई साहब ने मुझे इतना डांटा, इतना सुनाया, इतना समझाया कि मेरे अंदर का वो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो गया। जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। मैं फिर से अपने बड़े भाई से छुप छुप कर रहने लगा, मैं फिर से अपने बड़े भाई से दूर रहने लगा, मैं फिर से बड़े भाई के सामने जाने में डरने लगा। और यही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े भाई साहब का भाग 1 पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि दूसरा एग्जाम हुआ तो लेखक पास हुए या फेल हो गए, बड़े भाई पास हुए या फेल हुए, बड़े भाई में क्या बदलाव आया, लेखक में क्या बदलाव आया, दोनों में लड़ाइयां चलती रही, झगड़े चलते रहे या समाप्त हुए, कहानी का अंत कैसा होगा वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 भाग 2 जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलेंगे नए वीडियो में भाग 2 के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए।